सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रकाश के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, और फिर हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, और फिर हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, और फिर हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म यहाँ तक क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें इस टॉपिक में क्लियर करना है। ठीक, अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बाकी इसको हम रख कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश, लाइट जिसको कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान का मतलब है देखने की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तथा जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं, प्रकाश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो आपको सूर्य भगवान से मिलता है, सूर्य देवता से मिलता है, और एक जो टार्च वगैरह से मिलता है। ठीक है, तो जो सूर्य से मिलता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश, और जो टार्च वगैरह बल्ब वगैरह से आपको प्रकाश मिलता है उसे बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, और नेचुरल लाइट तो सूर्य प्रकाश जानते ही हैं। ठीक, तो अब इस पर हम बात कर लेते हैं, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं उस पर। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुण में। जो प्रकाश होता है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, कभी प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं चलता है। ठीक, आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल लाइट है या सूर्य की लाइट है, सूर्य से आने वाली किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती है। कभी आप जैसे छाते लिए रहो, ठीक है, और छाते पर पड़ेगी, कभी ये इधर आ करके नीचे से नहीं घुसेगी आपके छतरी से। ठीक है, तो जिससे पता चलता है कि जो प्रकाश है वो सदैव सीधे रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधे रेखा में चलता है। तो नंबर 1 बना के लिख लीजिएगा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अगला नंबर, जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो फिर भी चलेगा, माध्यम ना हो फिर भी चलेगा। माध्यम का मतलब समझते ही हो, जैसे जल हो, ठीक है, कांच हो,
ठीक, ये सभी क्या है, माध्यम है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगले नंबर पे लिख लीजिएगा, प्रकाश संचरण के लिए रण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर होगा। अब अगली बात कर लेते हैं, जो प्रकाश है, प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज चलता है। ठीक है, इन्हीं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो लिख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, और कितनी होती है, ये होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लिखना चाहते हो तो एक पॉइंट बनाकर इसको भी लिख लीजिएगा। और जो सबसे कम होती है प्रकाश की चाल, वो हीरे में होती है। ठीक, तो लिख लीजिएगा, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, कम होती है। और कितनी होती है, ये होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के समथिंग होती है। ठीक है, तो कोई अगर पूछे तो बता दीजिएगा कि हीरे में प्रकाश की चाल 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कब। और एक बात, जो प्रकाश है वो उसकी अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होती है। तो अगला पॉइंट बना के लिखना चाहते हैं, लिख लीजिएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे जल में कुछ अलग होगी, वायु या निर्वात में कुछ अलग होती है, या कांच में कुछ अलग होती है, और हीरे में आपने देखा ही है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश है उसकी चाल अलग अलग होती है। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को ये प्रकाश का गुण पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट ना क्लियर हो तो कमेंट करिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब अगली चीज हम पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप जो फेस देखने वाला होता है शीशा, उसमें आप प्रकाश की किरण को टकराएंगे तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जैसे ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई चिकना तल, अब चिकना तल है, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, तो ये क्या होगा, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई है, ठीक है। तो प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब देखिए जहां पे ये आकर के टकराई है, इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और जो प्रकाश की किरण आई है, ठीक है, इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस लौट गई, यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो टकराने पश्चात वापस लौट गई है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब भैया इस पर हम एक अभिलंब खींचते, क्या, एक लंब खींचते, तो इस लंब को बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब, ठीक है, ये होता है अभिलंब। अच्छा देखिए, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल दिख रहा है, ठीक है, इस एंगल को बोला जाता है आपतन कोण, जिसको हम आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण। और इधर फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल दिख रहा है, इसको हम आ से लिखते हैं, इस एंगल को बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पिक्चर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके नियम पे जानते हैं। तो देखिए अब इनके नियम देख लेते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण भी वहीं पे है और परावर्तित किरण भी वहीं पे है और जो अभिलंब खींचा गया वो भी इसी बिंदु आपतन बिंदु पर ही है। तो यही होता है प्रकाश का प्रथम नियम, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण का मान किसी भी परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर लिखना चाहते तो हम अच्छे इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला नियम हम लिखे दे रहे हैं, प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। वो कौन सा बिंदु है, वो आपतन बिंदु है। ये प्रथम नियम होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान, सुनो ये द्वितीय नियम इधर लिखे दे रहे हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने मतलब अगर ये इधर 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा,
ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज हम समझेंगे दर्पण के बारे में। ठीक, अगली चीज समझते हैं दर्पण क्या होता है। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा दर्पण। देखिए, दर्पण जो होता है वो कांच की प्लेट से बना होता है, जिसके एक तल में पारे की पालिश होती है तथा किसी गाढ़े रंग का पेंट किया होता है। ठीक, फिर सुन लीजिएगा। जो दर्पण होता है वो कांच का होता है। ठीक है, जिसके एक तल में पारे की पालिश होती है और किसी गाढ़े गाढ़े ठीक है, किसी गाढ़े रंग से पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा दर्पण। और जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, और एक होता है गोली दर्पण। ठीक, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। ठीक, पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। देखिए, समतल दर्पण ये कांच की किसी समतल प्लेट से काट के बनाया जाता है, इसके एक तल में पारे की पालिश होती है तथा किसी गाढ़े रंग के पेंट से पेंट किया होता है। ठीक, अब देखिए, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है, और क्षमता शून्य होती है। फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता जो है वो शून्य होती है। इसीलिए हम समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक, हमें पढ़ना है गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण भी कांच का ही होता है। ये किसी गोली प्लेट से काट के बनाया जाता है। ठीक, गोली दर्पण कांच की किसी गोली प्लेट से काट के बनाया जाता है, जिसके एक तल में पालिश होती है। ठीक है, तो लिखना चाहते तो लिख लीजिए आप, हेडिंग बना करके हम लिखे दे रहे हैं गोली दर्पण। वैसे इसकी परिभाषा खास नहीं है, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच की किसी गोली प्लेट से काट कर बनाया जाता है, जिसके एक तल में पारे की पॉलिश तथा पॉलिश व किसी गहरे रंग की पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश। गहरे रंग का पेंट होता है। पॉलिश तो हो गई, गहरे रंग का पेंट होता है, पेंट होता है। ठीक, ये होता है गोली दर्पण। और कुछ इस प्रकार का होता है। ये गोली प्लेट से काट के बनाई जाती है और इसके एक तल में ये पॉलिश होती है। ठीक है, ये
अब जो गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको बनाना चाहते तो बना लीजिए, फिर इनके प्रकार पे हम आते हैं, ठीक। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लिख लीजिएगा, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और नंबर दो होता है उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होता है? ये वाला जो दर्पण होता है, ये वाला कहलाता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल में पालिश होती है तथा जो रिफ्लेक्शन होता है इसके धंसे हुए तल से होता है, इधर से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। फिर सुन लीजिएगा, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए, उठे हुए भाग में, ठीक है, उठे हुए भाग में इसलिए उभरे हुए भाग बोला गया है, जिसके उभरे हुए तल में पालिश होती है तथा परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण समझिए, ये वह गोली दर्पण होता है जिसके धंसे हुए तल में पालिश होती है तथा परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो इसको भी आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, इसको हम रब कर रहे हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी करेंगे, कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी, ठीक है। तो प्लीज हेडिंग डाल लीजिएगा, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए, इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक, दर्पण का, गोली दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण का द्वारक, ठीक है। हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। हम पढ़ेंगे ध्रुव, ध्रुव के बारे में, ध्रुव क्या होता है। और फिर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और फिर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बाद हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। फिर हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यही वक्रता केंद्र के पास हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो किसी भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जहां से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब परावर्तित हो जाए, तो वो पूरा कहलाएगा दर्पण का पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। तो और इसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को ही, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे इतने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा है,
तो ये पूरा क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम समझते हैं, पहले ध्रुव समझ लेते हैं। ये ध्रुव क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, बीच का बिंदु, ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, अब उसके बाद समझते हैं ये वक्रता केंद्र। देखिए आपको बताया है कि ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोली कांच से काट कर बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का केंद्र। फिर सुनिएगा, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? C से। ठीक है, लिखना चाहते तो लिख लीजिए हेडिंग बना के कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष की। ठीक, इसकी मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष समझ लीजिए क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, क्या रेखा, इसी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब अगली चीज समझते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं इंग्लिश में। वक्रता, एक मिनट, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या समझ लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसको समझते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो ये दूरी होती है, ये वाली दूरी, ठीक है, इतनी दूरी को हम क्या कहते हैं? इतनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? R से। ठीक, फिर सुन लीजिएगा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। मुख्य फोकस क्या है? देखिए इसको हम सब तरफ कर रहे हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा। मुख्य फोकस देखिए गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है। ये कौन सा गोलीय दर्पण है? अवतल, और ये हमारा उत्तल है, उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया, इसका ध्रुव हो गया, इसका मान लीजिए केंद्र यहाँ पे है C, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और इसका केंद्र यहाँ पे है। ठीक, अब ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, इसका मुख्य अक्ष ये है। तो समझिए क्या होता है मुख्य फोकस। यहाँ पे हम हेडिंग भी बना देते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो देखिए मुख्य गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, देखिए ये मान लीजिए यहाँ से जा रही है, जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें केवल प्रतीत होगा। देखिए ये जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर है,
भैया ये तो उधर जाएगी नहीं, ये टकरा कर किधर आएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, तो इनको अगर पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके तो किसी एक बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। बना लीजिएगा, हमारा आर्ट बहुत कमजोर है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, उसी बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे जा रही है, तो उसी बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से। ठीक, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग डिफिनेशन करके लिख देने के बाद इसको बना लीजिएगा अच्छे से। ये आपका कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ये होता है अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अच्छा, फोकस दूरी से हम समझ लेते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? गोली दर्पण की ये जो मुख्य फोकस और ध्रुव, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की जो ये दूरी दिख रही है, इसी दूरी को हम कहते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी। क्या कहते हैं? गोली दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। इधर भी देखेंगे तो ये वाली दूरी। ठीक, फिर सुन लीजिएगा, गोली दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एफ। ठीक, तो बना लीजिएगा। अब जो ये गोली दर्पण की फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या जो आपने पढ़ा ये वाली, ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्या होता है संबंध? देखिए, जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है, गोली दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम एफ से लिखते हैं, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यही दोनों में रिलेशन है। ठीक है, लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए अब इस पर एक छोटा सा हम सवाल करेंगे, उसके बाद फिर आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, एक सवाल है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर, कितना? -40 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, कोई गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या है -40 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया है, कैपिटल आर -40 सेंटीमीटर। हमें चाहिए फोकस दूरी। ठीक, अभी आप लोग फार्मूला देखे हैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। तो R क्या है? -40 बटे 2, 20 दूना 40, तो F की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम लेते हैं विदा।